एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे बहुत ही ज्यादा स्पेशल सेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल से टॉपिक के बारे में, या फिर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ना बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय है और मैंने बहुत सारे अलग अलग आंसर्स लोगों के सुने हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्या इंग्लिश में 100 में से 100 आ सकते हैं। तो देखो, बहुत सारे बच्चे जो है ना, या बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंग्लिश में 100 में से 100 नहीं आ सकते क्योंकि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अरे भाई, हमें क्या पता कि कौन से क्वेश्चन का कितना लिख करके आए आंसर, या क्या आंसर दें ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए। कोई भी आंसर लिख लो, इट इज नेवर इनफ, है ना। टीचर को कोई अलग ही आंसर चाहिए होता है। इसके अंदर हम कितना भी प्रॉपर तरीके से लिख करके आए, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलती निकल ही आती है। या तो कभी टीचर को प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती, कभी ये अच्छा नहीं लगता, कभी वो अच्छा नहीं लगता। 100 इंग्लिश में आना मुश्किल है ना। और यहाँ पर लोग सोचते हैं कि जो बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, इसमें हम लोग 100 तो आसानी से गेन कर सकते हैं। इसी मिथ को बस्ट करते हुए मैं निकिता सिंह आज आपको बताने वाली हूं कि भाई देखो, अगर तुम भी ऐसा सोच रहे हो कि इंग्लिश में 100 में से 100 नहीं आ सकते हैं क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और कोई भी आंसर जो है वो टीचर के लिए कभी इनफ नहीं होता, तो तुम एकदम गलत सोच रहे हो। क्योंकि हाँ भाई, इंग्लिश में 100 में से 100 बहुत आसानी से आ सकते हैं। अरे वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर बैठते हैं, और वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए लेकिन आप नहीं करते हो, इस वजह से आपके मार्क्स कटते हैं और आप अल्टीमेटली 100 में से 100 नहीं लेकर के आ पाते हो। 80, 90, 95 भी आ जाते हैं, लेकिन 100 में से 100 इन्हीं गलतियों की वजह से और इन्हीं चीजों की वजह से जो करनी चाहिए, जो आप मिस आउट कर देते हैं, उसकी वजह से आपके 100 में से 100 रह जाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर ना मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। कंप्लीट स्ट्रैटेजी, टिप्स भी बताऊंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप भी अपना जो स्कोर है वो परफेक्ट स्कोर लेकर के आ सकते हो। तो बिना इस देरी के ना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। तो जस्ट रिमेंबर गाइस, हम लोग को ना केवल इंग्लिश में 100 नहीं लेकर के आना है। आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंग्लिश में 100 लेकर आने से कुछ नहीं होगा। हमें सोचना है कि सभी सब्जेक्ट्स में हमारे 100 आने चाहिए। अगर आप कॉमर्स से हैं, या फिर आप साइंस फील्ड से हैं, या फिर आप ह्यूमैनिटीज फील्ड से हैं, भाई 100 हमें हर किसी सब्जेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हम ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, अब याद रखो कि ना टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वहां पे बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट्स ना मैं कर लूंगा, इंग्लिश तो बहुत आसान है यार, इस पे क्या इतना ध्यान देना, इस पे क्या इतना पढ़ना, है ना। फंसते तो हम इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में है, फंसते तो हम अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में है, या फिर फंसते तो हैं हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। ये हमारे दिमाग में रह जाती हैं चीजें, और इसकी वजह से क्या करते हैं, इसकी वजह से ना प्रॉपर तरीके से इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बट रियलिटी ये है, बहुत सारे बच्चों के मैंने शीट्स देखी हैं, आंसर्स देखे हैं, मार्क्स देखे हैं भाई, जहां पर ना इन सभी सब्जेक्ट्स पे तो वो अच्छे से लेकर के आ जाते हैं पूरे नंबर। ठीक है, लेकिन उनकी परसेंटेज गिर जाती है केवल और केवल इस सब्जेक्ट की वजह से जिसका नाम है इंग्लिश, जिसको तुम सोचते हो कि तो बहुत हलवा सा है। देखो, हलवा तो है, ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है। क्लास 12 तक तो आप लोग आसानी से इसके अंदर 100 लेकर के आ सकते हो। इट इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी, मैंने भी किया है। ठीक है, तो बहुत आसान है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए, है ना। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आपको इंग्लिश पे भी उतना ध्यान देना चाहिए। जाहिर सी बात है यार, इतना टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल है। और कुछ एक अगर आपको तरीका आ जाए ना ढंग से इसको पढ़ने का, अगर आप सही से समझ जाओ कि भाई इसको पढ़ना कैसे है ना, क्या क्या चीजें मुझे करनी है, क्या क्या नहीं करनी, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हो। जाहिर सी बात है, इतना भी मान करके चलो, मैं बहुत ना इस वीडियो के अंदर तुम्हारे साथ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि कोई आपको एक्चुअल में बताएगा नहीं। ठीक है, लोग बहुत ही मतलब आपके साथ ना बहुत ही बेसिक बातें करते हैं कि हाँ भाई, इंग्लिश में अगर आपको लेकर के आने मार्क्स, है ना, 100 में से 100 लेकर आने, पढ़ने बैठ जाओ। अरे ये तो हमें पता है ना। आप भी यही सोचोगे वीडियो को देख करके कि यार पढ़ने को बोल रही है, ये तो हमें पता है। मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं करने वाली जो कि आप ना बोलोगे यार ये मुझे पता है, तो ये वीडियो बंद करते हैं, हम आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो एक्चुअल में आपके नंबर काटती हैं, जहां से आप 100 में से 100 नहीं लेकर आ पाते हो। ये वो चीजें हैं जिन पे आप नजर नहीं डालते हो, ध्यान नहीं डालते हो, नजरअंदाज कर देते हो इन चीजों को, और ये पीछे से तुम्हारे नंबर जो है वो काट ले जाती है। ठीक है, सो पढ़ना तो है ही, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना भी समझो कि इंग्लिश पे ना ऐसा भी नहीं 2-2 3-3 घंटे बैठ करके पढ़ रहे हो। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स को, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को 2-3 घंटा दे देते हो, तो इंग्लिश को अगर 1 घंटा भी देते हो ना भाई, बहुत है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, काफी होगा आपके लिए 1 घंटा भी, लेकिन अगर तरीके से पढ़ा जाए तो। ओके, सो इसीलिए पहली बात तो देखो, सभी सब्जेक्ट जरूरी हैं, तो इंग्लिश को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे करके चलो, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके मार्क्स काटने में बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे बात करी कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगी, कोई भी ऐसी कॉमन सी या ऐसी बात नहीं बताने वाली जो आपको लगे कि तो पता था,
ये तो कोई नया चीज बता ही नहीं रहे हो आप। मैं आपको सारी ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। और ये जो वीडियो है ये बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे मेरे खुद के टीचर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे टिप्स बताई हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में होती हैं, वो टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो ना 2 पार्ट से होने वाली है। कैसे होने वाली है 2 पार्ट्स में कि बच्चे इसके अंदर हम बात करेंगे डूज के बारे में एंड इसके अंदर हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या गलतियां करते हैं बच्चे जिनकी वजह से उनके मार्क्स कट जाती हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या चीजें आप करनी भूल जाते हो जो आपको करनी चाहिए जिससे आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ टिप्स भी हैं, तो वो सारी चीजें भी शेयर की जाएंगी। तो शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं गलतियों से जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली जो टिप है, ठीक है, जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना एक ऐसी चीज है जिस पे हम ध्यान नहीं देते, जो हम सोचते हैं कि ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी में ना हम आंसर लिखने बैठते हैं तो नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये तुम्हारे नंबर काट लेती है। पता है क्यों? देखो बहुत ही सिंपल सी अगर चीज बताऊं ना तुमको, तो जो एग्जामिनर बैठा हुआ है, जो टीचर बैठी हुई है, सबसे पहले तो ये समझो कि इंग्लिश में ना कोई भी टीचर ना अपनी मर्जी से आंसर देख करके आपको नंबर देने नहीं बैठी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बैठी हूं तो मैं अपनी मर्जी से आंसर देख करके सोच रही हूं और मैं टिक कर रही हूं, कोई और टीचर जो है वो अपनी मर्जी से नहीं। नहीं, आपको पता है बोर्ड की तरफ से ना हर एक टीचर के पास एक स्टैंडर्ड शीट आ जाती है, एक स्टैंडर्ड आंसर शीट आ जाती है। यानी कि बोर्ड जो है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से हो, सीबीएसई से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी होता है, या यूपी बिहार, जो भी आप जिस भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो आप समझो कि बोर्ड की तरफ से एक शीट आ जाती है, स्टैंडर्ड आंसर शीट। उसमें लिखा होता है कि भाई इंग्लिश के सभी, इंग्लिश के लिए भी आती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि अगर इस क्वेश्चन के आंसर में बच्चे ने ये वाले पॉइंट्स या ये कीवर्ड्स मेंशन करे हैं तो आपको उसको आंसर के मार्क्स देने हैं। ठीक है, अब सोचो कि अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करने थे, बाकी चीजें तो आप अपने हिसाब से लिखोगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि इंग्लिश में तो आप जानते ही हो कि कोई भी एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता कि इस वाले सवाल का यही आंसर है। पूरी दुनिया, इतने लाखों बच्चे जो पेपर दे रहे हैं 10वीं के 12वीं के, वो वही लिख के आ रहे हैं। भाई लोग अपने हिसाब से मन से बना करके भी लिखते हैं, पर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको उसमें लिखने होते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आंसर राइटिंग वीडियो में शेयर करी है, आप वो भी जाकर के देख सकते हो। ठीक है, कि आंसर कैसे लिखे जाए। तो अब क्या होता है कि टीचर्स के पास ना एक स्टैंडर्ड शीट आ जाती है, उसके अंदर होता है कि भाई इस क्वेश्चन के लिए अगर बच्चे ने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो उसको 5 नंबर दे देना। ठीक है, और उनमें से अगर एक भी पॉइंट मिसिंग है तो उस हिसाब से आपके मार्क्स कटेंगे। अब होता क्या है कि अगर कोई बच्चा वो 5 पॉइंट्स लिख करके भी आ जाए, उसे ढंग से आंसर राइटिंग भी आती है, पर जल्दी जल्दी में उसने क्या करा, जल्दी जल्दी में ना ऐसी हम सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। जैसे कि अगर मैं लिख रही हूं आई के ऊपर मैं डॉट लगाना भूल गई, तो ये आई कैसा दिखता है बेटा, तो ये आई ई जैसा दिखता है। अगर मैं लिख रही हूं टी के ऊपर मैं डंडा लगाना भूल गई, तो ये टी कैसा दिखता है, ये टी एल के जैसा दिखता है। और यहीं पे हमारी क्या निकलती है, यहीं से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स निकल जाती हैं। सो ये जो जल्दबाजी में हम करने बैठते हैं ना चीजें, यहां से हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, और ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। एक और चीज ध्यान रखो, देखो टीचर्स के पास ना बहुत सारी कॉपीज होती है चेक करने के लिए यार। ऐसा नहीं है एक आधा कॉपी है उनके पास चेक करने के लिए, तो उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती है। तो टीचर्स ना, बहुत ही एक सीक्रेट बात बता रही हूँ, बहुत ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकता है कि कोई बोलेगा अरे यार ये क्या बता दिया वीडियो में, ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह, बट ठीक है, देखो रियलिटी क्या है, टीचर्स के पास बहुत सारी जब नोटबुक्स आती है ना चेक करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में, तो वो ऐसा नहीं है बेटा आप सोच रहे हो कि वो हर एक लाइन पे ध्यान दे रही है, वो हर एक लाइन को पढ़ रही है, अच्छा इसने ये लिखा है, नहीं। तब उस समय पर नजरें फेरी जाती हैं, क्योंकि टीचर ढूंढ रहा होता है क्या, टीचर ढूंढ रहा होता है कि भाई वो 5 पॉइंट्स जो मेरे को स्टैंडर्ड आंसर शीट जो बोर्ड से मिली है उसके अकॉर्डिंग इस बच्चे ने वो 5 पॉइंट्स मेंशन करे हैं कि नहीं। तो जब वो आंसर के ऊपर नजरें फेर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले और क्विक तरीका जो होता है ना, जो सबसे ज्यादा उभर के आंखों में दिखता है, वो होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स। वो बहुत तेजी से आंखों में दिखती है, चमक जाती है कि अच्छा ठीक है इसने इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसने बिकॉज की स्पेलिंग गलत लिखी है, अरे अरे अरे। और यहाँ पे जहां दिखता है ना टीचर को कि यार एक आंसर के अंदर इतने बड़े 4-5 लाइन के आंसर के अंदर ही इसने 2 से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, यानी कि बहुत मिस्टेक्स है, तो बेटा वहां से ना नंबर कटने चालू हो जाते हैं। और इंग्लिश के पेपर में तो नंबर कटते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के। ठीक है, तो अच्छा खासा अब तुम पॉइंट्स लिख करके भी आए हो, तुमने सारी चीजें लिखी है, तुम्हें आंसर राइटिंग भी आती है, लेकिन स्पेलिंग्स का ध्यान नहीं दिया ना, तो तुम्हारे वहां पे मार्क्स कटने वाले हैं, तो 100 नहीं आएंगे। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स का ध्यान रखो। एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आजकल ना हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत यूज करते हैं, तो एक हमारी आदत बिगड़ गई है कि हम लोग ना एब्रिविएशंस ये सब बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बिकॉज लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट प्रॉपरली हम क्या करते हैं, वी टेंड टू राइट इट लाइक दिस, बिकॉज, है ना। इंफॉर्मेशन की जगह हम उसको इन्फो लिख देते हैं। ठीक है, या फिर जैसे नॉर्मली अगर कुछ भी हमें लिखना होगा ना, जैसे आजकल लोग पूछते हैं हाउ आर यू की जगह वो HRU लिख देते हैं। बेटा ये ना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे, एग्जाम शीट में नहीं चलने वाला। तुम सोचो ना ज्यादा स्मार्ट होके कि ऐसे लिख दूंगा, नहीं, बट ये एक आदत है, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, तो ये गलती से क्या होता है, ये
आंसर शीट में भी लिख करके आ जाते हैं बोर्ड के पेपर की, बेटा ये भी नंबर काट देती है, ठीक है। और ये मैंने देखा है पर्सनली, मैंने बच्चों की ऐसी आंसर शीट देखी है जहां पे उनसे एकदम सिली मिस्टेक हुई और वो बेचारे ऐसे बैठे होते कि यार, मैं खुद सोच रही होती हूँ कई बार आंसर शीट देख करके, यार इस बेचारे ने देखो, है ना, उस बेचारे ने ध्यान नहीं दिया और वो आदत के मजबूरी में आकर के उसने ये इस तरीके से स्पेलिंग लिख दिया। बट क्या कर सकते हैं, नंबर तो है, कट नहीं है ना, गलत तो गलत है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, अगली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है बेटा राइटिंग स्किल्स। आप लोग क्या करते हो, आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ने बैठते हो, मैंने अभी रिसेंटली क्लास में एक बच्चे के कमेंट को पढ़ा था जो कि कह रहा था कि मैम मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर लर्न करने में 1 घंटा लग जाता है। भाई आंसर लर्न कर क्यों रहे हो? मैंने आपको बताया ना, इंग्लिश में आंसर रटने ही नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड आंसर थोड़ी है कि भाई इसका आंसर यही होगा और हर कोई बच्चा वही लिख करके आ रहा है जितने बच्चे 12th या 10th के बोर्ड पेपर में बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको एक्चुअल में चैप्टर पता है। अगर आपको उसको क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या, कैसे आंसर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए। दोबारा से मैं बता रही हूँ, जो आंसर राइटिंग की वीडियो है ना उसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स शेयर करे। मैंने आपको बताया है कि एक आंसर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए, कैसे एक आंसर लिखना चाहिए, उसको जरूर देखना, ठीक है। अब तो यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे बात आती है राइटिंग स्किल्स बड़ी पुअर होती है। और मैं दोबारा से बताऊं, मैं इसको स्किल बोलती हूँ, कभी भी मैं राइटिंग नहीं कहती कि राइटिंग पुअर होती है, कुछ स्किल, यानी कि ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड विद प्रैक्टिस यू कैन डेवलप इट, या आप ना कर सकते हो अपनी मुट्ठी में इसको, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स कैसे, अब भाई देखो जाहिर सी बात है, एक आंसर को रटने मत बैठो ना यार। आपको क्या करना है, आपको समझना है कि क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है एंड इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, तब जाकर के मेरा आंसर पूरा होगा, है ना। तो आपको वो देखना है। अब आप आंसर लिखोगे कैसे बेटा, ये तो लिख करके ही आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, जब भी आप कुछ देखते हो, देखो जाहिर सी बात है इंग्लिश में एक राइटिंग सेक्शन भी होता है जहां पे वो तो लर्न करके जा नहीं सकते राइटिंग सेक्शन में ना, है ना। आपको क्या है, कोई भी अगर एस्से आने वाला है तो बेटा फिर वो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो आपको लिखना आना चाहिए। और पता है आप लोगों को एक चीज शेयर करो आप लोगों के साथ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हम लोगों को ना लिखने की आदत नहीं होती है। हम लोगों को इतनी देर तक 3 घंटे तक बैठने की आदत नहीं होती है, हम लिख नहीं पाते। तो हमारी राइटिंग बहुत वेरी कर जाती है। शुरुआत के पेपर में बड़ा अच्छा लिखा है, बाद में तो फिर ऐसे बस घिसा पिटाई चल रही है, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक राइटिंग मेंटेन करो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम बहुत गलतियां कर जाते हैं, फॉर्मेट हमें नहीं पता होते हैं। आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा आपके बोर्ड के हिसाब से कि भाई किस चीज का क्या फॉर्मेट अभी आया है ना, वो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। अब कई बार फॉर्मेट में बड़ा मिक्सअप हो जाते हैं बच्चे, उन्हें फॉर्मेट याद नहीं रहता, डेट आनी चाहिए, इस साइड लिख कर आ रहे हैं, उस साइड यहाँ पे इस तरीके से ये सब्जेक्ट लिखना चाहिए, वो भूल गए हैं लिखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मार्क्स भी काट देती हैं, ठीक है। या आंसर ही ढंग से लिखना नहीं आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आंसर के अंदर होने चाहिए वो नहीं लिखे हैं। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे तरीके हैं। और बेटा इनको कैसे सॉल्व करोगे, ये हमेशा सारे रटे नहीं जा सकते। दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस। जितना लिखोगे उतना आदी हो जाओगे और 3 घंटे तक ना वो लिखने की आदत भी आएगी। आपके साथ एक छोटा सा मैं इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जिससे आपको बेटर समझ में आए। मैं जब क्लास 10th में थी, मेरे कंप्यूटर के टीचर रहे थे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे, उसमें कोडिंग वगैरह हम सब लोग सीखते थे, जावा वगैरह सब सीख रहे थे। लेकिन पता है वो हमें ना फिर भी लिखने के लिए बहुत होमवर्क देते थे। डेली बेसिस पे हमें होमवर्क मिलता था जिसमें हमें बहुत सारी चीजें लिखने को मिलती थी, ठीक है। और वो पूरी पूरी बुक हमें अंडरलाइन करवा दिया करते थे कि ये आपको लिख करके लेकर आना है नोटबुक में, और चेक भी करते थे। और जब हम उनसे बोलते थे ना, कंप्लेन करते थे कि सर ये तो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, आप हमसे कॉपी में क्यों लिखवा रहे हो, तो कहते थे कि भाई तुम लोग ना बोर्ड में बैठने वाले हो और 10वीं में पहली बार बोर्ड आता है, लिखने की आदत नहीं है। लिखने की आदत नहीं होगी ना तो पेपर हमेशा छूटेगा ही छूटेगा। और सबसे बड़ी कंप्लेन जो बच्चों की होती है इंग्लिश के पेपर में वो होती है कि लेंदी था, छूट गया, ऐसे लिखने में टाइम लग गया, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करो, जब भी इंग्लिश का पेपर या जब भी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स आप देखने बैठो, आपको चैप्टर समझ में आ गया है, उसकी एक समरी लिख लो, ठीक है। उसमें से लिख लो कि मेन मेन चीजें मैंने इसमें से क्या सीखी। जब एक क्वेश्चन को लर्न कर रहे हो या क्वेश्चन जब आप देख रहे हो, उसके आंसर को आपने देखा, आपको समझ में आ गया, तो आप लिखो कि इस आंसर के अंदर क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं और फिर उस आंसर को खुद से बनाने की कोशिश करो। दोबारा से आंसर राइटिंग जो वीडियो है उसकी आप हेल्प ले सकते हो, आपको मदद मिलेगी, ठीक है। सो ये चीजें तो आपको करनी नहीं है, ठीक है, कि आप ना राइटिंग स्किल आपकी वीक है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, राइटिंग स्किल पे भी ध्यान दो। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन चीजों के बारे में बेटा जो आपको करनी है। याद रखो वर्ड लिमिट्स का आपको ध्यान रखना है। बच्चे वर्ड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखते। आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कई बार ना वहां पे लिखा होता है कि आंसर ब्रीफली, या फिर लिखा होगा कि आंसर इन डिटेल, और वो हमेशा आपको वर्ड लिमिट देते हैं, जैसे कि 30 से 60 शब्दों के बीच में लिख दीजिए, या 120 से 150 शब्दों के बीच में अपना आंसर लिख दीजिए। बेटा अगर जब भी इस तरीके से लिमिट आती है, ध्यान रखना आपको जो लिमिट दी गई है इस लिमिट के अंदर ही लिखना है, ना तो इससे आगे जाना है ना इससे पीछे जाना है। नंबर कट जाते हैं, यहां पर तुम लोग पीछे रह जाते हो,
ठीक है। सो अगर 30 to 60 कहा गया है तो आपको याद रखना है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हो वो 30 से कम तो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर शब्द 30 से कम तो नहीं होने चाहिए, बट ये भी याद रखना 60 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। 30 से कम हो गए यानी कि आपने जो क्वेश्चन का वो दिया गया था, है ना, आपको क्वेश्चन के अंदर जो डायरेक्शन दी गई थी आपने वही नहीं मानी, तो यानी कि आपके नंबर कटने हैं। अब बताओ 60 से ज्यादा क्यों नहीं लिखना चाहिए, या फिर अगर 120 to 150 वर्ड्स की लिमिट दी गई है तो अगर आप 150 से ज्यादा लिख देते हो तो उसमें क्या गलती होती है? सोचो बेटा, अगर आपने 60 या 150 तक का वर्ड लिमिट का आंसर एक लिखा, इतना बड़ा आंसर लिखा, उसके अंदर अगर मेरे को 4-5 गलतियां मिल गई, तो सोचो अगर तुमने उससे ज्यादा लिख दिया तो उसके अंदर मेरे को 7-8 गलतियां मिल जाएंगी, तो यानी कि नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे, है ना? तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो वर्ड लिमिट है, मिनिमम इतना लिखने को कहा है तो मिनिमम इतना लिखो या बीच में हो, लेकिन इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा लिख दोगे तो भी, है ना, चांसेस है मार्क्स कटेंगे, और कम लिखोगे तो फिर वैसे ही कटने हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई है कि इससे कम तो होना नहीं चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तो हमेशा इसके बीच में ही लिखा जाए। बच्चे बहुत गलती करते हैं, कई बार वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते हैं, 60 वर्ड्स अगर कहा जाता है तो वो 20-30 शब्द लिख करके आ जाते हैं, उसका ध्यान रखना, एंड कभी भी एक्सीड मत करना अपनी वर्ड लिमिट को, ठीक है। चलो अगली चीज जो आपको करनी चाहिए बच्चे वो है वोकैब। अब एक चीज ध्यान रखो, देखो टीचर्स बहुत बोलती है ना कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स पता होने चाहिए, पता होने चाहिए, लेकिन ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। अगर हम अपने एग्जाम में बैठे हैं ना, तो देखो जिस शब्द का आप मतलब नहीं जानते हो ना बेटा, उस शब्द को वहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। बहुत सारे बच्चे मेरे से लाइव क्लासेस में, है ना, कई बारी मिलते हैं या कॉल आता है तब भी, तो एक चीज जरूर पूछते हैं कि मैम वोकैबुलरी को कैसे बढ़ाएं, है ना, हमारे इंग्लिश के अंदर हम लोग अच्छे अच्छे वर्ड्स कैसे यूज करें, हम आंसर राइटिंग के अंदर क्या ऐसे वर्ड्स यूज करने चाहिए, ये होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए वगैरह। भाई देखो सीधा बताऊं, बहुत ही सरल हो लेकिन सटीक हो, है ना, वेरी सिंपल एंड एक्यूरेट तुम्हारा आंसर होना चाहिए। आंसर जो मैं अभी पहले बता चुकी हूं कि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के अंदर अगर वो मांग रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ये 5 चीजों के बारे में, ये अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर वो आपको 5 पॉइंट्स तो आपको मेंशन करने हैं, है ना, तो वो 5 पॉइंट अगर लिखे हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में लिखे हैं तो भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी जो टीचर है ना, उसको अगर मिल रखा है ना ये स्टैंडर्ड आंसर शीट में कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर इस बच्चे ने 5 पॉइंट्स मेंशन करें, आप उस 5 पॉइंट को मेंशन करके आ रहे हो बेटा, और बहुत सरल भाषा में मेंशन करके आ रहे हो, तो वो सही है ना। ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा लिखने चले गए, ऐसे कुछ बड़े बड़े शब्द तुम यूज करने लग जाए जिसका अर्थ तुम भी नहीं जानते, तुमने इस्तेमाल कर लिया, और टीचर जब पढ़ने बैठ रहा है वो भी कह रहा है कि यार इस शब्द का अर्थ कुछ और है, ये बच्चा कुछ और ही जगह पे यूज कर रहा है, कुछ और ही मतलब निकल करके आ जा रहा है, सीधा नंबर कटने वाला है, क्या फायदा। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, हमें ज्यादा नहीं करना है, हमें चीज बहुत सिंपल एंड एक्यूरेट रखनी है ना, साधारण और सटीक, ये याद रखना, ठीक है। सो वोकैब भी आपकी बहुत ही लिमिटेड और बहुत सही होनी चाहिए। अच्छा अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट। जब भी आप देखो, मैंने आपको जैसे कि बताया ना अभी स्टार्टिंग में कि टीचर्स के पास ना बहुत सारी शीट्स होती हैं, ठीक है, चेक करने के लिए, और उनके पास एक क्या होता है, उनके पास एक स्टैंडर्ड क्या आ जाता है, उनके पास एक स्टैंडर्ड शीट ना बोर्ड की तरफ से हमेशा आ जाती है। तो यार उसका ना काम मत बढ़ाओ कि तुम बैठे हुए हो वहां पर और तुमने दुनिया जहान की कहानियां लिख दी है। इंग्लिश में मैंने जैसे कि बोला एक सही आंसर नहीं होता, हाँ उसके अंदर मैटर करता है कि आपने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 पॉइंट्स के बारे में बात होनी चाहिए तो वो अगर आप लिख करके आए हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब दिक्कत क्या है कि तुमने सोचो कि 120 वर्ड्स का अगर आपको लिखने को आंसर मिल गया, तुमने उसके अंदर रामायण लिख दी है, अब उसके अंदर वो 5 मेन पॉइंट्स तुमने कहां लिखे, वो टीचर के पास इतनी आंसर शीट है ना चेक करने के लिए, अगर वो देख रही है और उसे नहीं समझ में आ रहा ना, वो सोच रही है बच्चा अब तो मुद्दे पे आएगा, अब तो आएगा, उसे नहीं समझ में आ रहा, कई बार ना सच्ची बताऊं टीचर्स आर फ्रस्ट्रेटेड एंड एक टेंडेंसी होती है कि नंबर कट जाते हैं, ठीक है, तो हमें उसे फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। तो इट इज बेस्ट कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अपने आंसर को लिख रहे हो, तो मैं ये नहीं कह रही हाइलाइटर लेकर के जाओ, यार पेंसिल है तुम्हारे पास, पेन है, आंसर लिख रहे हो अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को ना काम आसान हो जाए, उसे सीधा पता चल जाए कि ठीक है इस बच्चे ने ये बात तो करी है, राइटर वाइटर के बारे में बता दिया, बट एक्चुअल में मुझे कैरेक्टर स्केच चाहिए था, उसने ये कैरेक्टर स्केच की क्वालिटीज जो है वो अंडरलाइन कर दी। सो ये ना इंग्लिश में बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, और आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है सेक्शन याद, ठीक है। तो सेक्शन का ना सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब आपका पेपर आता है, सेक्शन ABCD होता है, ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग और रीडिंग, प्लीज उसमें भसड़ मत मचाया करो कि तुम ना सेक्शन A के नीचे फिर सेक्शन B स्टार्ट कर दिया, फिर लगा सेक्शन B का कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आता, उसमें सेक्शन C स्टार्ट कर दिया, फिर सेक्शन C के अंदर सेक्शन B का आंसर करो, ये सब मत करो, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके से सेक्शन A यहाँ स्टार्ट करा है, लिखा, अब सेक्शन उसके अंदर सोचो, अगर आंसर शीट है, ये तुम्हारी आंसर शीट है, आंसर शीट में तुमने सेक्शन A जो है यहां स्टार्ट किया, यहां तक लिखा, इतना स्पेस बच भी गया, छोड़ दो, सेक्शन B अलग पेज पे स्टार्ट करो। इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, योर आंसर शीट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो यार यही थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, ज्यादा लंबाई से नहीं रखना चाह रहे थे, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें, डूज एंड डोंट्स का, एंड दिस विल
surely help you to obtain 100 out of 100 in English. ये मेरा वादा है, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे ही एक आगे नए किसी सेशन में जिसमें हम बात करेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।